हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं यूपीएसआई के लिए जीके की एक और नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है वो है फटाफट जीके टेस्ट पार्ट 7। इससे पहले मैंने 6 वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से दिया हुआ जो लिंक है उस पर क्लिक करके वो हमारी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे हैं सोशल हैंडल्स को सभी को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो जिससे और होगा क्या, आप अगर वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूँगा और उसके बाद लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको हमें बताना है, और फिर जो उसका सही आंसर होगा मैं उसको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इनमें जो है 25 प्रश्न होंगे, खुद से सॉल्व करते चलना है आपको, और उनका जो सही आंसर होगा, मतलब आपके कितना स्कोर बन रहा है वो आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। इस तरह से आपका जो है जीके की प्रैक्टिस हमारे इन वीडियोस के माध्यम से हो रही है। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं हिंदी के लिए भी इसी तरह का प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करूं, जिससे कि आपको हिंदी का भी रिवीजन होता रहे, और रीजनिंग और मैथ के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराऊं। साथ ही साथ मैंने यूपीएसआई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। एक प्लेलिस्ट है उसका, वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जो है उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके लिए यूपीएसआई के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं हमारे पिछली वीडियो का जो सवाल था उसका क्या जवाब रहा। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। दोस्तों, ईवीएम में कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, तो ऑप्शन थे हमारे ए 16, बी 32, सी 38 और डी 64। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर था वो था डी 64। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया, और इसका 64 क्यों होगा मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें क्या था, ईवीएम जो है 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। इसमें अगर हम बताएं, वैलिडिंग यूनिट जो है 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है, लेकिन उसमें क्या है, उम्मीदवारों की संख्या अगर 16 से ज़्यादा होती है तो ऐसे में क्या करता है, वैलिडेटिंग यूनिट को जो है एक समानांतर क्रम में एक दूसरी मशीन को ऐसे ही ऐड कर देते हैं और इससे 32 हो जाता है, और इसी तरह से तीसरी को जोड़ देंगे तो 48 हो जाता है, और चौथी को जोड़ देंगे तो 64 हो जाता है। यानी 4 मशीनों को पैरेलल जोड़ा जा सकता है। इस तरह से अगर हम बात करें, जो एक में 16 होता है तो इस तरह से 64 टोटल कैंडिडेट जो है हमारे ईवीएम मशीन में प्रत्याशी लिखे जा सकते हैं। यानी डी हमारा इसका सही आंसर था। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न, और आप सभी लोग तैयार हो जाइए और नोट करते चलिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी पूना, सी नागपुर और डी सतारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ए मुंबई। दोस्तों, आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए कि मैं ऑप्शन को पढ़ के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ऑप्शन पढ़ के बताने का मतलब ये है कि मैं आपको तब तक के लिए थोड़ा सा सोचने का मौका देता हूँ कि आप ऑप्शन को पढ़ें और जो है अपना सही आंसर सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद जो मैं आंसर बताऊं उससे आप मैच करें कि आपका सही आंसर ये है। तो इस तरह से दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं इसलिए नहीं बना रहा कि सिर्फ आप उसको देखें और बंद कर दें। मेरा पर्पज़ ये है कि आप जीके अब तक पढ़ते आए हैं, आपने इतने सालों से या इतने टाइम से जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, मुझे उससे नहीं, लेकिन आपका ये है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा होना चाहिए कि आपने अब तक जीके में कितना पढ़ा, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप कहाँ लाई करते हैं, क्या आप सिलेक्शन ले पाएंगे दरोगा में। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्टिंग हो जाती है। अगर आप यहाँ पर मुझे लगता है 25 में से 20 नंबर के आसपास ला रहे हैं तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। तो बस मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखे गए हैं और जिनमें ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं, ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें कि इसका कौन सा सही आंसर हो सकता है। साथ ही साथ फिर जब वीडियो एंड हो तो आप हमें कमेंट करें और अपना स्कोर भी शेयर करें। हर बार अगर आप अपने स्कोर शेयर करेंगे उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और मैं और अच्छे प्रश्नों को इनमें शामिल करूंगा। साथ ही साथ मैं हिंदी के लिए भी ऐसे वीडियो स्टार्ट करूंगा, मूल विधि के लिए। तो आप आपकी जो भी राय है बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, अगला प्रश्न देख लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन देखिए, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्रपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन इसका सही है। आप मैच करते चलिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का मकबरा आपको बताना है, तो ऑप्शन है ए पटना, बी सीतामढ़ी, सी सासाराम और डी रोहतासगढ़। तो ऑप्शन है सी सासाराम। अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमणों से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ऑप्शन हमारे देखिए, ए बहिंद पर आक्रमण, बी सोमनाथ पर आक्रमण, सी कालिंजर पर आक्रमण और डी नारायणपुर पर आक्रमण। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सोमनाथ पर आक्रमण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बतानी है, तो ऑप्शन है हमारे पास, ए पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, बी इलाहाबाद संगम पर, सी बोधगया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर और डी जाम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, बोधगया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा गया, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो कृषि कार्य जो मानव ने आरंभ किया वो किस काल से शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है आप देख लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है मैं बता रहा हूँ वो है नवपाषाण काल युग। ठीक है, नवपाषाण युग जो था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? मल्लिका साराभाई किसके साथ जुड़ी हैं? ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत, बी शास्त्रीय नृत्य, सी समाज सेवा और डी पर्यावरण रक्षा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय नृत्य। अगला है, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो चित्रकला की बंगाल शैली का जो अग्रदूत है वो है इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर बाग है? सुशिर बाग की बात है वाद के बारे में बताना है, तो हमारे ऑप्शन है, ए सरोद, बी नाद स्वरम, सी तबला और डी संतूर। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नाद स्वरम, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलापों का क्षेत्र क्या रहा है? क्या रहा है पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप का क्षेत्र? तो ऑप्शन आप देख लीजिए और मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ वो होगा ऑप्शन बी, यानी शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, नृत्य के लिए मोहिनीअट्टम का रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है, ए मणिपुर में, बी केरल में, सी कर्नाटक में और डी तमिलनाडु में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है केरल में, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीत के ठुमरी रूप के लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि जो ठुमरी रूप के लिए कौन भारतीय संगीत कार है जो लोकप्रिय है। तो ठुमरी के लिए जो प्रसिद्ध हैं दोस्तों वो है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी लक्षद्वीप। तो हमारा जो सही आंसर है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। अगला है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं, ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र और डी कृष्णा कावेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो साल भर वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? तो हमारे ऑप्शन है, ए मानसूनी, बी भूमध्यरेखीय, सी भूमध्य सागरीय, डी टुंड्रा। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर बताना है, तो वो है, आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी अगर एटना की बात करें तो इटली में है, फ्यूजियामा जापान के अंदर, पोपा म्यांमार के अंदर स्थित है। अगला है, ज्वारभाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वारभाटा में किसका प्रभाव होता है? तो ऑप्शन है हमारे, सूर्य, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा, डी महासागर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ए भूमध्य रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी कर्क रेखा पर और डी ध्रुवों पर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर।
अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। न्यूनतम समर्थक मूल्य किस चीज़ का निर्धारक होता है, तो हमें आपको बताना है। तो ये होता है एमएसपी, जिसके बारे में आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ये जो है वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बैंक दर ब्याज की वह दर है किस जिस पर। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बैंक दर ब्याज की कौन सी दर है जिस पर क्या होता है। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है केंद्रीय बैंक, यानी केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए, मैं इसको कुछ जो बड़े ऑप्शन होते हैं उनको मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन आंसर बता देता हूँ, जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की इस बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन है आपके पास, प्राथमिक घाटा, राजकीय कोष घाटा, राजस्व घाटा और आय व्यवक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में जो बेरोजगारी है इस समय किस तरह की बेरोजगारी है। तो ऑप्शन आप देख लिए होंगे और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, डी संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है। तो आप ऑप्शन सारे पढ़ लीजिएगा और चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, वो है कुटीर ज्योति योजना एक ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी और नोट जो होता है वो कौन जारी करता है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आप देख रहे होंगे और इसका जो सही आंसर है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला और इस वीडियो का सबसे आखिरी जो प्रश्न है वो आपके सामने है और इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो आपको बताना है इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार और डी मूल कर्तव्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। तो 25वां प्रश्न का जो आंसर है वो ए हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 प्रश्न इस वीडियो में देखे। अब आपका जो स्कोर बना है 25 में से, यानी आपके 25 में से कितने नंबर आए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे आपके 20 आए हैं या 21 हैं, 22 हैं, जो भी आपका स्कोर है हमारे साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और अब हम देख लेते हैं आज का हमारा सवाल कि अब अगली वीडियो में इसका जवाब जो होगा मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसका जो जवाब है आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। तो देख लेते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है, संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। एक बार फिर से, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए 17, बी 19, सी 21 और डी 22। तो दोस्तों इसका जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मैं इसका जो सही जवाब होगा वो अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये 7वां वीडियो था हमारा और इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने यूपीएसआई के लिए स्पेशली एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूपीएसआई 2021 के लिए। उसको जाकर आप देखिएगा, वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा उस प्लेलिस्ट का। उसमें सारी यूपीएसआई से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं जो आपको देखनी चाहिए, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। जैसे मैंने उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी, क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या चीज़ें रहीं, पुरानी भर्ती से संबंधित बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली भर्ती में लोगों ने कैसे सिलेक्शन लिया। और साथ ही साथ उसी को देखते हुए आप आगे भी अपनी तैयारी करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।